हाँ जी। यार बहुत बच्चों को ना ऑडिट में, खास करके इंटर और फाइनल की ऑडिट में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कुछ टर्म्स में। पहला टर्म रैप वर्सेस सैप वर्सेस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इन तीनों में ना बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन सी चीज़ कब हो रही है और कौन सी चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये मैं एक क्लैरिटी देने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ भाई इन चीज़ों का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी की ऑडिट करने गए और आप यहाँ पर इमेजिन करना कि बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस लेवल की कंपनी है, ठीक है, रिलायंस ही है। आप रिलायंस की ऑडिट करने गए, सबसे पहले आप उनसे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आप उनका P&L मंगवाओगे, बैलेंस शीट मंगवाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स मंगवाओगे। ठीक है, अब P&L में ना जाने कितने सारे आइटम होंगे। हमने जब 11th-12th में हम लोग बनाते थे तो हम लोग तो कुछ 4-5 आइटम ही हमारे एक्सपेंसेस होते थे, 4-5 आइटम मतलब मुश्किल से 8-10 आइटम एक साइड पे होते थे। बट रिलायंस जैसी कंपनी के बारे में सोचो, कितने तरह के एक्सपेंसेस होंगे, कितनी तरह की इनकम्स होंगी, बैलेंस शीट में ना जाने कितने एसेट्स होंगे, कितने बड़े छोटे करंट नॉन करंट एसेट्स होंगे, करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। तो आपके लिए एज एन ऑडिटर हर एक चीज़ को चेक करना पॉसिबल नहीं है, और हर एक चीज़ को चेक करना ही पॉसिबल नहीं है, और हर एक चीज़ को डिटेल में चेक करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसे में आप क्या करो भाई, एक तरीका तो ये है कि आप जिद पे अड़ जाओ, नहीं जी मैं तो एक एक आइटम चेक करूँगा, एक एक आइटम सेल का एक एक बिल चेक करूँगा, परचेस का एक एक बिल चेक करूँगा, एक्सपेंसेस सारे चेक करूँगा, इनकम सारी चेक करूँगा और पूरे पूरे करूँगा। तो आपको खुद को पता है बड़ी अनरीजनेबल सी बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। फिर तो आप पूरा जीवन भर ना रिलायंस की ऑडिट करते रह जाओगे, वो भी 1 ही साल की, अगर आप ऐसा करने लग गए तो। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, यार मैं कौन से आइटम्स को ऑडिट करूं, मैं कौन से आइटम्स को ज़्यादा डिटेल में देखूं और कौन से आइटम को कम डिटेल में देखूं। और ये आप कैसे डिसाइड करोगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के हिसाब से। आप क्या करोगे, मान लो ठीक है आपके पास ये P&L आया, आपके पास इधर कुछ सेल्स लिखी हुई है मान लो 1 करोड़ की, ठीक है, और इधर आपके साथ परचेज लिखी हुई है कुछ 50 लाख की। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिलायंस की कंपनी है हमारी, ठीक है। अब रिलायंस जैसी कंपनी में या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है ना कि सेल्स का एक अलग डिपार्टमेंट है, परचेज का एक अलग डिपार्टमेंट है, मतलब एक अलग ही टीम है जो सिर्फ सेल्स का ही काम देखती है, और एक अलग ही टीम है जो सिर्फ परचेज का ही काम देखती है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आप पहले गए सेल्स वाले बंदे के पास, जो बंदा सेल्स मैनेज करता है टीम में, किसी बंदे के पास गए, उनको जाकर पूछता है कि सर आप ना सेल्स की प्रोसीजर बताओ मुझे। उसने कहा सर प्रोसीजर क्या मतलब सर ये बताओ कि कैसे आपके पास ऑर्डर आता है, फिर कैसे आप ये चेक करते हो कि भाई स्टॉक है नहीं है या बनाना पड़ेगा, फिर कैसे कैसे इंटीमेशन जाता है भाई ये इतना माल मैन्युफैक्चर करना है और इतना माल हमारे वेयर हाउस में पड़ा है। तो आप किस हिसाब से पूरी प्रोसेस चलती है, मतलब किसका अप्रूवल लगता है, कोई आपके बॉस हैं जिनसे आप अप्रूव करवाते हो कि भाई ये पार्टी है, इसको सेल इतना ऑर्डर आया है, इसका इतने यूनिट्स का, तो हम ऑर्डर फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर इस पार्टी को सेल करनी भी है या नहीं करनी, इस चीज़ का भी अप्रूवल कि भाई पार्टी हो सकता है कि गड़बड़ पार्टी हो तो भाई सेल करें ना करें। तो आपने पूछा सेल्स वाले बंदे से जाके कि सर क्या प्रोसेस है आपकी, कैसे मतलब ये सब कुछ आप लोग करते हो। तो उस बंदे ने अपनी प्रोसेस बताई, उस बंदे ने बोला जी मेरा तो कोई काम ही नहीं है। तो मतलब कि सब कुछ ऑनलाइन है, कस्टमर को हमने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, हमारा ही प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, हमने उसको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिया हुआ है कि भाई तू लॉगिन कर और अपना ऑर्डर डाल दे इस पर जो तेरे को चाहिए। वो ऑर्डर सिस्टम में आता है, सिस्टम ही चेक करता है कि भाई स्टॉक पड़ा है, क्या चीज़ चेक करता है, तो स्टॉक पड़ा है, स्टॉक नहीं पड़ा है। अगर स्टॉक पड़ा है तो वेयर हाउस में इंटीमेशन सिस्टम ही अपने आप दे देता है कि भाई ये माल, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे इस माल को डिलीवर कर दो, हमारे स्टॉक में पड़ा है। अगर स्टॉक में नहीं पड़ा है तो जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर कर देता है, वो सिस्टम में डालता है और फिर सिस्टम बाद में यहाँ से फिर वेयर हाउस को इंटीमेट कर देता है। ठीक है, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, कहीं पर कोई, उस बंदे ने ये बात बोली कि भाई कहीं पर भी कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकता मैं तो,
सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, कहीं पर एडिट का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, जब कोई ऑर्डर आता है तो बस एक अप्रूवल लेना होता है, वो भी मेरा बॉस है वो देता है, उसके पास अपने आप ही जैसे ही ऑर्डर आता है उसके पास अपने आप इंटीमेशन चली जाती है, वो मेरा जो बॉस है वो जैसे ही अप्रूव कर देता है उसके बाद ये स्टॉक चेक होना शुरू, स्टॉक चेक होता है और फिर वेयर हाउस के पास जैसे भी इंटीमेशन चली जाती है। आपने कहा अच्छा, अब पहला सवाल, क्या आप उसकी कई बात पे विश्वास कर लोगे? नहीं। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ऐसा करो, एक ना सेल का इन्वॉइस दिखाओ मुझे, और मुझे ना पूरी प्रोसेस जो है ना अपने सिस्टम में दिखाओ कि कैसे हो रही है। मतलब कि एक नया ऑर्डर, एक सैम्पल ऑर्डर आप खुद लॉक करवाओ कि भाई हाँ ये ऑर्डर आपके पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप उसके थ्रू लॉक करवाओ। ठीक है, और फिर पूरी प्रोसेस दिखाओ कि भाई ये इंटीमेशन किस किस के पास जा रही है, और मुझे स्क्रीनशॉट्स मैं लूँगा और अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखूँगा। ठीक है जी। अच्छा, उसने आपको ये पूरी प्रोसेस चेक करवा दी उस एक इन्वॉइस के बेस पर, और आप सेटिस्फाइड हो कि यार ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम लगा रखा है इन्होंने, ऐसा सिस्टम तो सब जगह होना चाहिए। ठीक है, कोई कहीं कोई एडिटिंग कर ही नहीं सकता, बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम हो रहा है, गड़बड़ यहाँ तो बहुत ही कम है। तो अब आपने क्या डिसाइड करा इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद कि भाई सेल्स का जो रिस्क है ना वो लो है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई सेल मैं चेक ही नहीं करूँगा, लेकिन जब आपको ये पता चला कि यार रिस्क लो है सेल्स में, तो आप हो सकता है कि अगर वैसे 100 सैम्पल्स चेक करते, अब आप 50 सैम्पल्स चेक करोगे। एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा कम सैम्पलिंग आप कर सकते हो, कम काम कर सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि आपके हिसाब से जो इस सेल्स का नया टर्म यूज़ कर रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल है, इस सेल की प्रोसेस में जितने भी कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है, बेस्ट है। ठीक है, तो मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, इसलिए रिस्क आपका लो है और इसलिए आपको अब आगे काम करने की ज़रूरत कम है। ठीक है, अच्छा, फिर आप बड़े खुश और आप गए परचेज़ वाले के पास, और परचेज़ वाले की प्रोसेस देख कर तो आपका दिल टूट गया कि यार एक तरफ एक डिपार्टमेंट तो इतना एफिशिएंट है, इतना बढ़िया उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा रखा है, इतना बढ़िया काम होता है, और एक परचेज़ वाला है, परचेज़ में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है ढंग से, मैनुअली हो रहा है, किसी कोई कहीं साइन हो रहा है, कहीं साइन नहीं हो रहा है, जो पार्टी से माल खरीदना है हम यही चेक नहीं कर रहे कि कौन सी मतलब हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे 3-4 पार्टीज़ में कि भाई कौन सी पार्टी कम सामान दे रही है। मतलब अब बड़ी कंपनी है, उनको बहुत सारा माल एक्वायर करना है, तो वो ऑब्वियसली देखेंगे ना कि कौन से 3-4 वेंडर्स हैं मार्केट के अंदर, उनका रेट कंपेयर करेंगे, फिर जो सबसे कम रेट होगा या फिर जो बहुत अच्छा माल दे रहा होगा हम उससे माल मंगवाएंगे, है ना। कोई कंपैरिजन नहीं जी, जिसका दिल करा उससे ले लिया। कई सारी पार्टी जिनसे माल ले रहे हैं वो तो कई तो ऐसी भी हैं जो हमारे अंबानी साहब के रिश्तेदार हैं। तो अब आपको क्या लगा कि यार यहाँ का इंटरनल कंट्रोल जो है ना वो बहुत वीक है, मतलब के वीक है, मतलब के रिस्क जो है वो हाई है। अब आप खुद मुझे बताओ, परचेज़ में रिस्क हाई है तो आप परचेज़ को ज़्यादा डिटेल में चेक करोगे। ठीक है, सेल्स में रिस्क लो है तो आप सेल्स को कम डिटेल में चेक करोगे। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो रिस्क आपने डिसाइड कर रहे हो ना, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो जिसमें आप हर एक आइटम को उठा के बैलेंस शीट और P&L के उनका रिस्क डिफाइन कर रहे हो, और रिस्क किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हो कि भाई उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको फिर करने की ज़रूरत कम है आगे काम, आपको डिटेलिंग चेक करने की ज़रूरत कम है। और अगर आपको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है, जैसे कि हमारे एक एग्जांपल में परचेज़ में था, तो भाई आपको काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। और ये जो आपने रिस्क असेस किया, एक एक आइटम का रिस्क असेस किया, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप। अगर आप अपनी बुक में डेफिनेशन भी देखोगे तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं हम, और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि किस आइटम का रिस्क हाई है, किस आइटम का रिस्क लो है, किस आइटम का रिस्क मीडियम। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अभी तक आपने वो एक सैम्पल जो इन्वॉइस लिया था ना सेल्स की प्रोसेस में कि भाई मुझे चेक करवाओ कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वही एक एक इन्वॉइस, एक दो इन्वॉइस का सैम्पल लेकर आप हर एक आइटम को चेक करोगे। वैसे ही आप परचेज़ वाले जब परचेज़ की प्रोसेस करोगे तो आप परचेज़ का एक या दो इन्वॉइस लेके चेक करोगे कि भाई कैसे काम हो रहा है, जिसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि रिस्क हाई है या लो है। वैसे ही आप अदर एक्सपेंसेस पे, मार्केटिंग है मान लो, ठीक है, तो मार्केटिंग का आप एक आध कोई दो इन्वॉइस लोगे और फिर देखोगे कि भाई कैसे आपके यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे सिस्टम आपका काम करता है। ठीक है, सिस्टम में कितने किन किन लोगों को अप्रूव करना है सिस्टम में। ठीक है, किसी को मैनुअली काम तो नहीं करना, मैनुअली तो अप्रूव नहीं करना, कोई सिस्टम में एडिट तो नहीं कर सकता। मान लो ऑर्डर तो आया 100 यूनिट का और कंपनी का कोई एम्प्लॉई है वो उसको काट के 98 यूनिट्स कर दे,
ठीक है, आपका सिस्टम क्या आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये पार्टी है, इसकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है, या तो पे करनी या फिर लेनी। अगर आप किसी को क्रेडिट सेल करते हो और आपने मान लो क्रेडिट पीरियड उसको 30 दिन का दिया है, तो सिस्टम में क्या ऐसी फंक्शनैलिटी है कि भाई 30 दिन बाद मेरे को अपने आप इंटीमेशन आ जाएगा कि हाँ पेमेंट लेनी है और मैं उसको फ़ोन कर पाऊँगा, या फिर उसके सिस्टम में भी क्या इंटीमेशन चली जाएगी कि भाई तूने रिलायंस को पेमेंट करनी है। तो मतलब समझ रहे हो कि आपका जो कंट्रोल है, आपका कंट्रोल कितना कितना स्ट्रांग है, ये चीज़ आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में डिसाइड करते हो। और आपका कंट्रोल अगर स्ट्रांग निकलता है तो आप रिस्क लो रखते हो, और अगर आपका कंट्रोल वीक निकलता है तो आप रिस्क हाई रखते हो। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर आप रिस्क असेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, अब आपको पता चला कि यार सेल्स जो है, सेल्स का रिस्क है लो, ठीक है, और परचेस का रिस्क है हाई। मैं अभी इन दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, हर एक आइटम का करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब जब सेल्स का रिस्क लो है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, सेल्स को चेक तो करेंगे हम। इसके बाद इस बेसिस पर कि रिस्क लो है तो हम सैंपल फ्लोट करेंगे, ठीक है, रिस्क हाई है इसके बेसिस पर भी सैंपल फ्लोट करेंगे। बस फ़र्क क्या होगा कि इसमें हम सैंपल ज़्यादा बड़ा फ्लोट करेंगे, ठीक है, इसमें जो हमको अश्योरेंस लेनी है वो ज़्यादा लेनी है, इसमें जो अश्योरेंस लेनी है वो कंपैरेटिवली कम लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब जब आपने सैंपल फ्लोट कर दिए, ठीक है, आप फ्लोट करना मतलब कि आपने जो जितनी भी टोटल सेल्स थी उसमें से आपने कुछ सैंपल्स दिए सेल्स वाले डिपार्टमेंट को, और उनको बोला कि सर ऐसा करो, ये सेल कब लॉग हुई, कितने बजे लॉग हुई, किस पार्टी ने लॉग करी, इसका इनवॉइस रिक्वेस्ट जो आई आपके पास उस दिन स्टॉक था या नहीं था, फिर मैन्युफैक्चर करा तो कब कितना टाइम लगा, ठीक है, आपने कितने टाइम में ऑर्डर फुलफ़िल कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद पेमेंट कितने टाइम में आई। ये सब चीज़ें एक एक छोटी छोटी चीज़ आप लोग चेक करोगे, ठीक है, और उसके वो चेक करने के लिए आप उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाओगे, या फिर आप कुछ स्क्रीनशॉट्स मंगवाओगे आप उनके सिस्टम के, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैसे कि भाई आपके पास ऑर्डर आया, आपने जब वेयर हाउस से डिस्पैच करा होगा वो माल, तो आपने कहीं ना कहीं एंट्री करी होगी ना कि यार इतना सामान जा रहा है हमारा यहाँ से, तो उसकी फ़ोटो खींच के भेजो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक छोटी छोटी चीज़ आप चेक करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाओगे, वो स्क्रीनशॉट्स मंगवाओगे। मतलब एक सैंपल को चेक करने के लिए मान लीजिए आपने सेल्स के 50 सैंपल्स दिए, ठीक है, तो 50 सैंपल में एक सैंपल को चेक करने के लिए हो सकता है आप 10 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ। पूरा फ्लो चेक करोगे, पूरा फ्लो डिटेल में, कि भाई कहीं ये सेल फेक तो नहीं है, क्या ये सेल 100 यूनिट की थी और एक्चुअल में 100 यूनिट की ही रिकॉर्ड करी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। इन चीज़ों को आप डिटेल में चेक करोगे, क्या ये सेल अप्रूव्ड थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब चेक करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सेम चीज़ आप परचेज़ के लिए करोगे, भाई 100 सैंपल आप इसमें निकालो, क्योंकि रिस्क हाई था बहुत ज़्यादा, तो हम सैम्पलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो आप 100 सैंपल्स आपने निकाले और एक एक सैंपल को आप इतनी डिटेल में चेक करोगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अब ये जो आप डिटेल में चेकिंग कर रहे हो ना, वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हो, इसको बोलते हैं SAP, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप लोगों को याद हो या आप लोगों को ध्यान में आए तो भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बोल देते हैं, और सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर को हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। वही हो रहा है ना, रिस्क असेसमेंट में हम कंट्रोल्स को चेक कर रहे हैं, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर में हम डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो समझ आ गया? अच्छा, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है। देखो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बेसिकली मैं दो तरीके से इसको समझा सकता हूँ। पहले तरीके से समझा रहा हूँ। आपने जब ये सेल्स के 50 सैंपल्स मंगवाए तो अब थोड़ी वैरायटी आ गई, थोड़े आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जितना उस एक या दो सैंपल जो आपने इंटरनल कंट्रोल चेक करते टाइम लिए थे उनसे शायद कोई इन्फॉर्मेशन ना भी पता लगी हो। अब आपको कोई ऐसा पॉइंट पता चला जहाँ पर आपको डाउट हुआ, आपको वही ना, एक सैंपल के पीछे 10 कागज़ है, ठीक है, और आपने देखा कि यार ऑर्डर जो लॉग हुआ था कस्टमर की तरफ से वो तो था 100 यूनिट का, लेकिन ऑर्डर बाद में बिल बन रहा है 90 यूनिट्स का, डिस्पैच भी 90 यूनिट्स हो रही हैं। तो क्या मतलब कहीं पर कोई इनका बंदा एडिट कर सकता है, कहीं मुझसे मिस तो नहीं हो गया कुछ, ठीक है, या फिर मिस ना हुआ हो, उस बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी ढंग से। तो आपने क्या करा, आपने वो एक सैंपल फिर से उठाया
और आप फिर से वो सेल्स वाले बंदे के पास गए और आपने फिर से उनका इंटरनल कंट्रोल चेक करा, आपने जब फिर से इंटरनल कंट्रोल चेक करा तो आपको पता चला कि भाई एडिट हो जाता है, कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ सिचुएशन में एडिटेबल है, ठीक है। हाँ, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती होगी, लेकिन एडिटेबल है। मतलब कि मैंने जो रिस्क लो रखा था ना, अब हो सकता है कि मुझे अपने रिस्क को चेंज करना पड़े, हो सकता है कि मुझे अब उस रिस्क को लो से बढ़ाकर मीडियम या हाई करना पड़े, ठीक है। मान लो मैंने मीडियम कर दिया, मुझे लगा कि नहीं यार ये रिस्क थोड़ा सा सिग्निफिकेंट तो है, तो इसको लो पे नहीं रख सकते हम, मीडियम इसको रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई नहीं करता मैं, लेकिन मीडियम तो रखना पड़ेगा। मतलब कि अब मुझे अपनी टेस्टिंग को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक मैं 50 सैंपल पे सेटिस्फाइड था, अब हो सकता है मैं 70 सैंपल्स चेक करूँ, मैं 20 सैंपल्स और ऐड करूँ उस टाइप के जिस टाइप के मुझे प्रॉब्लम मिल रही है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में हमने क्या करा, हमने अपने कंट्रोल्स को भी चेक करा और हमने अपनी डिटेलिंग भी बढ़ाई, ठीक है। मतलब कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तो सिर्फ कंट्रोल्स को चेक कर रहे हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में हम लोग सिर्फ डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम कंट्रोल्स और डिटेल्स दोनों को ही चेक कर रहे हैं, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो पहला तरीका ये होता है कि आपने रैप करा, आपने सैप करा, सैप कर रहे थे आप, ठीक है। उसके बीच में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को और ज़्यादा एडवांस करना पड़ेगा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका रिस्क असेसमेंट गलत बैठ गया, ठीक है, या फिर आप जब डिटेल चेक करने लगे तो आपको लगा नहीं यार और ज़्यादा अभी डिटेल चेक करनी पड़ेगी इसकी, तो वो जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। कि आपको अपने इंटरनल कंट्रोल्स को भी विजिट करना पड़ेगा दोबारा से, आपको अपनी डिटेलिंग जो चेक कर रहे हो आप, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है उनको भी विजिट करना पड़ सकता है दोबारा से, तो ये है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। ये था पहला नज़रिया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को देखने का, ठीक है। ये था फर्स्ट व्यू पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड व्यू पॉइंट क्या बोलता है, जो आपका सेक्शन SAB है 330 है, ठीक है, वो भी ये चीज़ बोलता है कि यार उन्होंने सिंपल रखा, उन्होंने सिंपली एक बात बोली कि भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या है जिसमें आप कंट्रोल्स और डिटेल्स दोनों को चेक कर रहे हो, जो कि एक्चुअल में बात तो सेम ही है, बट मैंने आपको नज़रिया दिया कि SAP शुरू हो चुका है, उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको बाद में रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी। बहुत बार क्या होता है कि आप इंटरनल कंट्रोल्स का चेक और आपकी डिटेलिंग का चेक दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोसेस उठाते हो, ठीक है, उनकी इंटरनल कंट्रोल्स का चेक भी और साथ में डिटेलिंग का चेक भी साथ साथ चलता रहता है, तो उसको भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दूँ, मैं आपको एक अगर सॉरी मैं इसको स्क्रॉल ही कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो भाई जो आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो तो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जिसमें आप सिर्फ कंट्रोल्स को चेक कर रहे हो। जो आपका सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है वो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। और आपका जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसमें कंट्रोल्स भी चेक होते हैं आपके, उसमें आपकी डिटेल्स भी चेक होती हैं, और एक टर्म और ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी होती हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी। अगर आपको और इसको डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके पास होंगे, आपके पास कोई रेगुलर बुक होगी, आप उसमें से अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेंगी, ठीक है जी। मुझे लगता है यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच।